वेल स्वागत है आपका हमारे ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो बच्चे देखिए, इससे पहले हम चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4, आज 5 करने वाले हैं। 4 तक हमने पूरी कंप्लीट करा चुका था। 4 तक आपको जितने हिंदी के चैप्टर है, पद हो गया, इसके बाद तोड़ती पत्थर हो गई, किरणों का खेल, बहुत अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेनेशन किया था। आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नागार्जुन यह दंतुरित मुस्कान। यहाँ पे नागार्जुन जो है एक बच्चे की भाव को किस तरह व्यक्त कर रहे हैं समाज में, वह हमें देखने को मिलेगा। तो वह कविता पढ़ने से पहले हमें कवि के बारे में जानना अति आवश्यक हो जाता है। तो अभी हम थोड़ी बहुत कवि की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चलिए चलते हैं। यह है चैप्टर 5। आपका एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। इसलिए आप ज़रा यहाँ पे अपना ध्यान लगाए रखिएगा। जो भी मैं पढ़ाऊँगा उसको अच्छी तरह समझना है। बिल्कुल समझने के साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर खुद लिखने की, देखिएगा, खुद लिखने की आदत सी बन जाएगा। आप खुद लिख सकते हैं। तो पहले मैं समझाऊंगा, उस पर आपकी ध्यान होनी चाहिए। कोई भी बच्चा अगर ध्यान ना दे तो उसकी कोई मजाल नहीं कि वो लिख सके क्वेश्चन आंसर को, इसलिए ध्यान देना अति आवश्यक है। तो ध्यान दीजिएगा। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलका गाँव में सन 1911 ईस्वी में हुआ था। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। देखिए, क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, क्वेश्चन आया हुआ था। क्या क्वेश्चन आया था? नागार्जुन का जब मूल नाम क्या था? नागार्जुन का मूल नाम क्या था? ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो आपको वहाँ पे यही लिखना था, वैद्यनाथ मिश्र। ये लिखने के साथ साथ आपको 1 मार्क एग्जामिनर दे देगा। तो आपको ये याद होनी चाहिए, तभी आप लिख पाइएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जब नागार्जुन का मूल नाम क्या था, अभी से बना लीजिए, मैं बोलते चलूँगा। इसके बाद देखते हैं आरंभिक शिक्षा संस्कृति पाठशाला में हुई थी। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कोलकाता गए थे। वे कहाँ पे गए थे? वे प्रारंभिक शिक्षा, जो पहली शिक्षा होती है, लोग जब पहले नर्सरी से शुरू करते हैं, कॉमन 1, 2, 3, 4 इस तरह, तो वह कहाँ पे किए थे? बनारस में किए थे। उसके बाद वे कोलकाता चले गए। 1936 में वे श्रीलंका गए। बाद में वे पढ़ने के लिए श्रीलंका भी गए, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए श्रीलंका भी गए, और वहीं पे बौद्ध धर्म की दीक्षित हुए, बौद्ध धर्म में, और वहाँ पे जाके उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए। वहाँ पे जाके बौद्ध धर्म ग्रहण किए, बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण किए। 2 साल का प्रवास के बाद 1938 ईस्वी में स्वदेश लौट आए। मतलब स्वदेश मतलब अपने देश पे लौट आए। कितना सन में लौट आए? 1938 ईस्वी में। ये भी जानना आपको जरूरी है। घुमक्कड़ी, यहाँ पे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, पर घुमक्कड़ी अपने बुक से मिला लीजिएगा। घुमक्कड़ी और अक्कड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की थी। एक अच्छी बात है कि घुमक्कड़ी और अक्कड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन जो भारत की, मतलब संपूर्ण भारत की यात्रा की। उन्हें यात्रा करने में दिलचस्पी थी। वे हर जगह भारत की कोने कोने गए और यात्रा किए। सन 1998 में उनका स्वर्गवास हो गया, मतलब देहांत हो गया। कितने सन में? 1998 में। ठीक है। इसके बाद उनकी कुछ काव्य कृतियाँ थी, उसके बारे में हम थोड़ा रीड करते हैं। क्या क्या काव्य कृतियाँ थी, वे क्या क्या लिखे? नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ थी युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाले। ठीक है। इसके बाद तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, रत्नगर्भा, भस्मांकुर, ये काव्यखंड है। अपने खेत में नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। वे बस कविता ही नहीं लिखे, बहुत सारे कहानियाँ भी लिखे, गद्य भी लिखे। ठीक है, वही यहाँ पे बतलाया जा रहा है जो उन्होंने उपन्यास के साथ साथ अन्य गद्य विधाओं की भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतियाँ नागार्जुन रचनावली के साथ खंडों में प्रकाशित हुई। उनकी जो भी रचना है, कविता है, खंड है, कुछ भी है, उसके बाद कहानियाँ हैं, वो हमें मिलेगी कहाँ? नागार्जुन की रचनावली के 7 खंड। वो एक बुक की तरह है, बहुत बड़े, जिस तरह रामायण महाभारत इस तरह होता है, उस तरह नागार्जुन की रचनावली 7 खंडों में भी प्रकाशित किया गया है। उसके अंदर आपको सब मिल जाएगा। साहित्य योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था, जिनमें से प्रमुख है, उन्हें पुरस्कार भी मिला था इन साहित्य के लिए। उनमें से कुछ प्रमुख पुरस्कार के बारे में: हिंदी अकादमी पुरस्कार, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रदान किया गया था। साहित्य में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलना। ठीक है, तो उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल गया था। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा था। देखिए, उन्हें राजनीतिक में भाग लेने के कारण, देखिए, एक तो बात है,
हमारी हमें आज़ादी कब मिली थी? 1947 में, 1947, राइट। उनका देहांत कब हुआ? 1958 में। यानी वह हमारी आज़ादी में रहे, आज़ादी में हुए अपने आप को मतलब वहाँ पे थोड़ी अर्पण किए, वहाँ पे रहे, साथ भी दिए आज़ादी में, इसलिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन मैथिली में यात्री नाम से, हाँ मैथिली भाषा में, एक क्वेश्चन और बना लीजिए, क्वेश्चन और बनाना है, जो नागार्जुन को मैथिली भाषा में क्या बोला जाता है? तो यात्री, उन्हें मैथिली में यात्री कहा जाता था, ये अच्छी बात थी, तो उनका ये भी एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम ऑब्जेक्ट से। ठीक है, आगे देखते हैं। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन की रचनाओं में भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की प्रगतिशील स्थितियों के प्रति कड़ा व्यंग प्रलक्षित होता है। एक तो बात है, उनकी जो भी लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन की रचनाएं, जब नागार्जुन की कोई भी रचना हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें क्या क्या मिलेगा, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी हमें दिखाई देगी? एक तो भ्रष्टाचार, राजनीति, स्वार्थ, समाज की पतनशील स्थितियों की के प्रति कड़ा व्यंग, ये सब हमें दिखाई देगा, प्रलक्षित होती है, इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर के भी नाम से जाना जाता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका था बच्चे, ये क्वेश्चन आया हुआ था, जे आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्विज भी होते हैं वहाँ भी पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आधुनिक कबीर किसे कहा गया, ये क्वेश्चन मुझे मिला था, मैं एग्जाम दे रहा था, तो वहाँ पे आपको ये देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? कौन है? नागार्जुन है। ठीक है, भी कहा जाता है। सामयिक बोध की गहराई से जुड़े नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी, उन्होंने छंद में किए थे और मुक्त छंद दोनों में ही काव्य रचना किए थे। अब देखते हैं यह दंतुरित मुस्कान क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी हमें व्याख्या दी हुई है, तो हमें जानना जरूरी है, तो हम पढ़ लेते हैं। यह दंतुरित मुस्कान की थोड़ी बहुत सारांश है, समरी है, उसको समझना आपको बहुत जरूरी है। यह दंतुरित मुस्कान, कविता में छोटे बच्चे की मनोहर मुस्कान को देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता के अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। मतलब कविता के अंदर होता क्या है, एक छोटे बच्चे होती है, छोटी सी बच्ची होती है, उसकी एक मुस्कान होती है, मुस्कान को जब कवि देखते हैं तो उस मुस्कान को अलग अलग माध्यमों के द्वारा प्रकट करने की कोशिश करते हैं, उदाहरण के द्वारा। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का बागपन जुड़ जाता है। कभी क्या कहते हैं, जी ये सुंदरता इतनी मनोहर थी कि कठोर से कठोर मन वाला व्यक्ति भी पिघल जाता है। और एक बात है, जब नज़रों के साथ बागपन, यहाँ पे एक बागपन शब्द का अर्थ हम समझा रहे हैं। बागपन होता क्या है, देखिए आप जब किसी बच्चे को देखते हैं, मान के चलिए यहाँ पे एक कोई सी खुटी है, खुटी समझते हैं, मान के चलिए एक पोस्ट है, यहाँ पे एक लगा हुआ है, एक पोस्ट है, यहाँ पे कोई बच्चा है, या मान के चलिए घर है, घर की 4 दीवारें, दीवार के पीछे कोई बच्चा छिपा हुआ है। जब आप इस दीवार के इस कोने से उस बच्चे को देखिएगा तो बच्चे आपको झांकने की कोशिश करेगा। जब बच्चा झांकेगा और आप भी झांकिएगा तो बच्चे इस खेल के अंदर, ये खेल हो रहा है, इसके अंदर बच्चे मुस्कुराकर फिर पीछे इस दीवार के पीछे फिर छिप जाता है, फिर आपको देखने लगता है और खिलखिला के हंसता है। तो इसको बोला जाता है बागपन जुड़ना। मतलब हम दोनों में जब देख की बागपन जुड़ जाती है तो ये मनोहर मुस्कान और थोड़ा खिल जाता है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। चलिए अब आगे ये दंतुरित मुस्कान, अभी कवियों का जो दिया हुआ कविता है उसके बारे में पढ़ते हैं। नागार्जुन बहुत अच्छे कविता लिखे थे। वे एक बार कहीं गए हुए थे शायद, उनकी कविता पढ़ के मुझे ऐसा ही लगता है, तो शायद वहाँ पे ये सब भाव को देखने के बाद वो अपने कविता में लिखें। देखिए एक दंतुरित मुस्कान, ये कविता नागार्जुन द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे क्या कहा गया है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतकों में भी जान डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारा ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। ठीक है, परस पाकर तुम्हारा यह प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे यह झड़ने लगे शेफाली के फूल, बास था या बबुल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। देखिए होता क्या है, मैं एक एक पॉइंट को तोड़ के समझाता हूँ। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतकों में भी डाल देगी जान। कभी क्या कहते हैं, बच्चे की मुस्कान इतनी मनोहर थी, बच्चा, मैंने पहले बोला कभी शायद कहीं पे गए हुए थे, एक माँ अपने बच्चे को लेकर थी घर के सामने, घर में ली हुई थी, तभी शायद वहाँ से कभी गुजर रहे थे, तो वहाँ पे देखे कि बच्चा छोटा है और उसकी मुस्कुराहट इतनी सुंदर है कि किसी को भी मोह लेगा। ठीक है, तो वही बात कही जा रही है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान इतना सुंदर मनोहर मुस्कान है, लगता है कि जो मरे हुए व्यक्ति है उसमें भी जान आ जाए।
उनका कहना है, जो मृतकों में भी डाल देगी जान, उसमें भी जान आ जाए ऐसा लग रहा है। ठीक है, किसकी मुस्कान को देखकर? बच्चे की। दूल्हे दूसरे तुम्हारे ये गाछ छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जाते। यहाँ तक मैं समझा रहा हूँ। कभी फिर किसी माध्यम के द्वारा उसकी मुस्कान को प्रकट करते हैं। कभी कहते हैं कि मानो तुम्हारा शरीर में, बच्चा जब खेलता है तो देखिए उसके अंदर बहुत धूल मतलब जितने भी मैल वगैरह होता है, मिट्टी वगैरह लग जाती है। ठीक है, तो मिट्टी जो लगा हुआ है, ऐसा लगता है कि कमल जो है होता है, आप देखे होंगे, जो जल जात मतलब कमल, कमल किसके अंदर खिलता है? तालाब में। तालाब के नीचे क्या होता है? बहुत सारे कीचड़ होता है, कीचड़ के ऊपर एक फूल खिला रहता है, राइट। लेकिन फूल कितना सुंदर लगता है, लेकिन वो खिला है कहाँ पे? कीचड़ में। तो वही कल्पना कभी कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो जो कमल है ना, कमल तालाब में ना खिलकर मेरी झोपड़ी में खिल गया है, मेरी झोपड़ी में खिल रहा है। किसको बोल रहे हैं? बच्चे को बोल रहे हैं। किससे कल्पना कर रहे हैं? कमल से, तालाब है कि नहीं, तालाब की कमलों से उनकी कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, परस पाकर तुम्हारा यह प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। मतलब कभी कहते हैं कि तुम्हारी इस मुस्कान को देखकर ऐसा लगता है, जो कठोर मन वाला व्यक्ति, जो कभी मतलब हमेशा क्रूर वाला व्यक्ति होता है ना, हमेशा किसी को देखकर जलना, किसी से हिंसा करना, किसी का बात ना सुनना, अपने मनमानी करना, ऐसा व्यक्ति लगता है। वैसा व्यक्ति भी अगर तुमको देखेगा तो वो भी पिघल जाएगा और तुम्हारी वो मुस्कान के ऊपर मोहित हो जाएगा, ऐसा लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छू गया तुमसे कि झड़ने लगे शेफाली के फूल, बास्ते या बबुल। कभी कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो तुम्हारे छूने से ही शेफाली के फूल झड़ने लगते हैं। शेफाली के फूल आप लोग देखे होंगे, बसंत ऋतु में शेफाली का फूल गिरता है। उसके बाद उसी का कल्पना बास या बबुल से किया गया है। तो किसका कल्पना? बच्चे की मुस्कान की कल्पना। तुम मुझे पा नहीं पहचान, देखते ही रहो अनिमेष। कभी कहते हैं बच्चा जब कभी की तरफ देख रहा था, तो कभी कहते हैं कि शायद तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो, इसीलिए तुम मुझे टकटकी लगाकर देख रहे हो। मतलब एक ध्यान से, टकटकी लगा के देखना मतलब ध्यान से। बच्चा देखिए, कोई भी बच्चा देखिए, नया आप कहीं नए किसी के घर में जाते हैं, उसके घर में छोटा सा बच्चा रहता है, तो आप उसको अगर बुलाते हैं या देखते हैं तो बच्चा पहले ध्यान से आपको देखता है। क्यों देखता है? वो पहले मेमोराइज करता है, जे तुम कौन है, आपको मैंने कभी नहीं देखा, कौन है आप। ठीक है, तो ऐसा कल्पना हो रही है और कभी बोल रहे हैं। आगे बढ़, चलिए ये दिखाना जरूरी था। देखिए बच्चे, मम्मी जो मम्मी हुई है, मम्मी थी, इतने सुंदर बच्चे को लेके है। बच्चे की ये मुस्कान बहुत मनोहर लगती है, और यही जो है झोपड़ी है, इसकी बात कही गई थी कविता में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कभी क्या कहते हैं, देखिए, थक गए हो आँख लूँ में फेर। ठीक है, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सका देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कभी क्या कहते हैं, देखिए बच्चे जब कभी को ध्यान लगा कर देख रहा था, तो कभी कहते हैं कि ठीक है, लगता है तुम थक गए हो मुझे देखते देखते, लेकिन अभी भी पहचान नहीं पाए। ठीक है, तो क्या हुआ? यहाँ पे एक पॉइंट बोल रहे हैं, खुद प्रश्न बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जो क्या हुआ यदि तुम मुझे नहीं पहचाने आज पहली बार, तो कोई बात नहीं, हम किसी और दिन मैं आऊँगा, तुम मुझे पहचान लेना। ठीक है, मैं न सका देख। हाँ, यहाँ पे और एक पॉइंट बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती, माध्यम मतलब सोर्स, अगर तुम्हारी माँ माध्यम नहीं होती तो मैं तुम्हें न देख पाता। देखिए बच्चे का जन्म किसके द्वारा हुआ? मम्मी के द्वारा। तो पहले बच्चा को लाया कौन? मम्मी। तो मम्मी ही माध्यम है। आज अगर मम्मी नहीं होती तो कभी शायद इस बच्चे को ना देख पाते, राइट, नहीं देख पाते। वही बोले हैं, माँ न माध्यम बनी होती तो मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। मतलब तुम्हारी इस मुस्कान को मैं आज देख भी नहीं सकता और जान भी नहीं पाता, अगर तुम्हारी माँ नहीं तुम्हें जन्म देती तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य हो, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे बोलते हैं मैं, धन्य तुम, कभी धन्यवाद दे रहे हैं। किसको बोले? बच्चे को। माँ तुम्हारी धन, तुम्हारी माँ को भी धन्यवाद। चिर प्रवासी मैं इधर, देखिए मैं तो चिर प्रवासी हूँ, मतलब कभी इधर तो कभी उधर भटकते रहता हूँ, मेरी कोई अस्थाई प्रवास जगह नहीं है। ठीक है, वही कभी बोल रहे हैं, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। ये पॉइंट देखिए, वो कभी बोल रहे हैं जब मैं तो एक अतिथि हूँ, कभी यहाँ पे हूँ कभी वहाँ पे हूँ, मुझे तुम नहीं पहचानोगे। अतिथि मतलब जिसको हम पहचानते नहीं है, बाहर से आया हुआ व्यक्ति, तो हम वही है, अतिथि है। तो प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, बोल रहे हैं जे मेरे से तुम्हारा कोई संपर्क तो था नहीं। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, हाँ तुम्हें चलना सिखाया कौन? मम्मी। खिलाता कौन है? मम्मी। मतलब मधुपर्क, मधुपान कौन करा रहे? तुम्हारी माँ की उंगलियां। देख तुम इधर कनखी मार, और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुज मुझे लगती ही बड़ी छविमान। हाँ, एक तो बात है, देखते तुम इधर कनखी मार, कभी कभी
बच्चा क्या करता है, कनखी मार, कभी मतलब वही बोला मैंने, यहाँ पे एक वॉल है, इधर से कभी देखना, मतलब मम्मी, यहाँ पे मम्मी खड़ी हुई थी, यहाँ पे मम्मी थी, मम्मी के पीछे से कभी मम्मी का आंचल के पीछे छिप जाता है, और होता क्या है, फिर जब कभी सामने आते हैं तो फिर यहाँ से आकर झाँकता है, तो कभी भी देखते हैं तो फिर वो पीछे छिप जाता है मम्मी के पीछे। इस तरह की वहाँ पे हरकतें हो रही थी। तो वो कभी बोलते हैं क्या, जे देख तुम इधर कनखी मार, जब तुम कनखी मार कर देखते हैं उसे ही कनखी मार के देखना बोला जाता है। और होती जब कि आंखें चार, तब आंखें चार हो जाती है, मतलब कभी भी देख रहे हैं और बच्चे भी देख रहे हैं, आंखें चार हो जाना, ठीक है। कभी भी देख रहे हैं, कभी इधर से देख रहे हैं, बच्चे इधर से देख रहा है, यहाँ की यहाँ से देखना, दोनों मिल गया तो चार आंखें तो हो ही गई, वही बात है। तो जब तुम देखता तो होती आंखें चार, ये एक मुहावरा है, आंखें चार होना मतलब मोहब्बत, ऐसा बोला जाता है एक, शायद देख लीजिएगा। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान, तब तुम्हारी यह मुस्कान मुझे बहुत ही छविमान लगता है, मतलब बहुत प्रिय लगता है। तो ठीक है बच्चे, इतना दूर समझ में आ गया। सॉरी, एक कॉल आ गया था, आपको दिखाई दिया, वो इम्पोर्टेंट कॉल था। तो ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ये ख़त्म हो चुका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसकी क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान किसमें जान डाल दे सकती है, तो मृतकों में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। धूल से सने शरीर वाले बच्चे के रूप में कभी की झोपड़ी में किसे फूल खिल रहे हैं, किसका फूल था, कमल का, मैंने बोला था। शेफाली का फूल नहीं खिला हुआ था झोपड़ी में, मैंने पहले ही बोला, शेफाली के फूल झड़ने लगे थे कभी बच्चे की स्पर्श पाकर, ऐसा लगा। ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संपूर्ण वाक्य में दीजिए। पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, यहाँ कठिन पाषाण किसका प्रतीक है, कठोर मन वाला व्यक्ति, ठीक है, उसी का प्रतीक है। किस स्पर्श पाकर कठोर पत्थर की मन पिघल जल बन जाता है, किसका असर, तो बच्चे की मुस्कान को पाकर। बास एवं बबुल किसके प्रतीक है, बच्चे की मुस्कान के ही तो प्रतीक है, मैंने बोला था। बच्चा एकटक किसे देख रहा है, तो कवि को देख रहा है। बच्चे की मधुर मुस्कान देख पाने का श्रेय किसे कवि किसे देते हैं, तो उसकी माता को देते हैं। इस अतिथि से तुम्हारा क्या राज संपर्क, यह अतिथि शब्द किसके लिए, तो कभी अपने लिए प्रयुक्त करते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक मैं आंसर दिया। इसके बाद भी बहुत सारा आंसर है, क्वेश्चन आंसर है। मैं आंसर, देखिए मैं इस तरह बोलने से नहीं होगा, मुझे आंसर लिखकर आपको नोट्स दे देना पड़ेगा। मैं नोट्स दे दूंगा, टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। आप बिंदास नोट्स को या तो प्रिंट आउट कर सकते हैं या लिख ले सकते हैं। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का तात्पर्य क्या, ये सब मैं दे दूंगा। ये थोड़ी संक्षिप्त में ही लिखना है, इससे पहले 1 मार्क वाला, ये सब 1 मार्क का था, तो सभी आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। आपको क्वेश्चन आंसर की टेंशन करना जरूरी नहीं है, बस आपको अच्छे से समझना है कविताओं को, ठीक है। तो देखिए, इससे पहले बहुत चैप्टर मैंने कराया था, वो कर लीजिएगा। अगर नहीं करें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आप अगर नए आए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात है, ये वीडियो बहुत ही मतलब थोड़ी मेहनत करके बनाई जाती है, तो आप अगर एक लाइक करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, मतलब क्रिएटर को मोटिवेशन मिलता है। आप अगर लाइक कीजिएगा तो जो क्रिएटर होता है उसको मोटिवेट मिलेगा कि हाँ वो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि बच्चे को पसंद आ रहा है। अगर लाइक नहीं कीजिएगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपको पसंद नहीं आ रहा है। इसलिए एक लाइक ज़रूर देना है वीडियो में, ठीक है। एक लाइक दीजिएगा, देना ही देना है, मतलब मैं पहले ही बनाऊँ, देना ही देना है, तभी हमको समझ में आएगा आपको अच्छा लग रहा है। अगर नहीं दीजिएगा तो समझोगा वीडियो अच्छा नहीं है, तो मुझे बनाना बेकार हो जाएगा। मैं हिंदी क्लास 10 की हिंदी की जो वीडियो है, एक्सप्लेनेशन हिंदी नहीं करूँगा। मैं मैथ्स करा रहा था, मैथ्स ही कराऊँगा, साइंस सोशल ये सब करा रहा था, तो यही कराऊँगा। मुझे लगा कि मुझे हिंदी करा देना चाहिए, तो मैं हिंदी करा दे रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है फिर भी वहाँ पे कमेंट दीजिएगा। जब आपको समझ में नहीं आए, कुछ भी असुविधा है, नीचे कमेंट आना चाहिए आपका प्रॉब्लम मुझसे शेयर कीजिए। मैं उसका उत्तर देने के लिए तत्पर मतलब रहता हूँ, हमेशा मैं रेडी रहता हूँ, ठीक है।